नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे संसद कांड के बाद सियासी घमासान की, स्मृति ईरानी के बयान की और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर जाकर। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं संसद के कांड को लेकर। संसद के कांड को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता तुषार कुमार। बता दें कि संसद की सुरक्षा को भेदने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब बता दें कि पुलिस ने कोर्ट से इनकी 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, जो कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया है 7 दिनों की रिमांड के लिए। अब बता दें कि ये संसद की जो सुरक्षा है, इस पर सियासत तेज हो गई है। इस दौरान गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस दौरान शुक्रवार को संसद में ये सवाल उठा कि विपक्ष के सांसदों पर ही क्यों कार्रवाई की जाती है, संसद की सुरक्षा को भेदने वाले और विजिटर पास दिलाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। आपको बता दें कि कोर्ट में बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि ललित झा मास्टरमाइंड है, इसीलिए इसकी कस्टडी चाहिए। हमें पता करना है कि इस साजिश के पीछे कितने लोग थे। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि सबूतों को इकट्ठा करने के लिए कई राज्यों में जाना पड़ेगा। साजिश में इस्तेमाल मोबाइल का भी रिकवर करना होगा। बता दें कि संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक के मामले में अब तक 6 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। इस घटना के मास्टरमाइंड ललित झा को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत पर भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने अदालत में अपने रिमांड याचिका में कहा कि संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना में पीछे ललित झा और उसके साथी सरकार से अपनी मांगों को पूरी करवाना चाहते थे, साथ ही वहीं देश के अराजकता पैदा करना चाहते थे। साथ ही अदालत को बताया है कि पुलिस इस घटना के पीछे आरोपियों के वास्तविक मकसद और इसमें किसी अन्य दुश्मन देश के साथ साथ आतंकवादी संगठनों के संबंध के ऐलान के बीच भी जांच कर रही है। आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा चूक पे अब सियासत तेज हो गई है। गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करने वाले 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। शुक्रवार को सवाल उठाया गया कि विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई क्यों की जाती है, लेकिन संसद में हड़कंप मचा देने वाले, सुरक्षा भेदने वाले और विजिटर पास की सिफारिश करने वाले सांसदों पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा को भेदने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 7 दिनों के रिमांड पर रखा है। पुलिस आज अब ये जानना चाहती है कि इस मास्टरमाइंड के पीछे और किसी देश या कोई आतंकवादी संगठन का हाथ तो नहीं था, लेकिन अब इस संसद की जो सुरक्षा है, इस पर सियासत भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। स्मृति ईरानी के पेड पीरियड लीव पर दिए गए बयान पर बवाल मचता हुआ दिख रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता ज्योति निषाद। पेड लीव को लेकर बहस तीखी होती जा रही है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जब से इस मुद्दे पर अपना बयान दिया है, तब से वो आलोचनाओं के घेरे में भी घिरती नजर आ रही हैं। आपको बता दें, स्मृति ईरानी ने बुधवार को राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पीरियड्स महिलाओं के जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे विशेष अवकाश प्रदान करने की आवश्यकता वाली बाधा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। स्मृति ईरानी कहती हैं कि पीरियड्स कोई अपंगता नहीं है। इस पर सरकार पेड पॉलिसी की नीति नहीं ला रही है, सिर्फ कुछ महिलाओं को इन दिनों में जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह की लीव से महिला कर्मचारियों के साथ भेदभाव बढ़ेगा। आपको बता दें, स्पेन में पीरियड्स लीव को लेकर काफी विवाद रहा। इसके बाद स्पेन में तय किया गया कि पीरियड्स में होने वाली परेशानियों के चलते लड़कियों और महिलाओं को लीव दी जाएगी। ऐसा फैसला करने वाला यूरोप स्पेन का पहला देश है। स्मृति ईरानी के बयान के बाद विपक्षी पार्टियां, विपक्षी संगठन स्मृति ईरानी को लगातार घेरते जा रहे हैं, लेकिन कुछ अभिनेत्री और कुछ नेता और कुछ ऐसे बिजनेस वुमेन भी हैं जिन्होंने स्मृति ईरानी के इस बयान का समर्थन किया है कि जो पीरियड्स की पेड लीव है वो नहीं मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड में ठंड शुरू होते ही सीएम धामी ने एक बजट पास किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय कैथुरा। सिंह धामी के निर्देश के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। शासन की तरफ से सभी जिलों को ठंड से बचने के लिए बजट आवंटित कर दिया गया है, जिसमें 1,35,000 का बजट यहां पर जारी हुआ है। ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से तापमान में गिरावट नजर आ रही है, मौसम बदल रहा है, तो ऐसे में जो ठिठुरन बढ़ रही है, जो रात्रि में तापमान नीचे गिर रहा है, तो ऐसे में अब बेसहारा असहाय जो लोग हैं उनको ठंड से किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए जिला सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को बजट दे दिया गया ताकि समय रहते हुए कंबल या अलाव की
जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित कर ली जाए और जो असहाय जो लोग हैं उनको इस ठंड के मौसम में किसी प्रकार के परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा रैन बसेरों की जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ करने के लिए कहा गया है, सुचारू करने के लिए कहा गया, ताकि वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी सुविधाएं मिल सके। धामी सरकार लगातार आमजन के लिए निर्देशित कर रही है, निर्णय ले रही है और कदम उठाने का काम कर रही है ताकि आम जनता की जो परेशानियां हैं वो कम हो सके और राज्य में जो विकास रफ्तार है वो तेज गति से बढ़ सके। कैमरामैन नसीर के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। मथुरा में हुई साधु संतों की अहम बैठक, क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद में ईदगाह पर हाई कोर्ट ने सर्वे के आदेश आने के बाद में शनिवार को वृंदावन में साधु संतों की बैठक हुई, जिनमें खासा उत्साह और उल्लास देखा गया। साधु संतों का साफ तौर पे कहना है कि अब जो है पहली सीढ़ी हमने पार कर ली है, अब इस पे सर्वे होगा ईदगाह का और उसमें देखा जाएगा क्या कुछ निकल के आता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अब इसमें हमारी अभी लड़ाई अभी और बाकी है और उन्होंने कहा कि अभी हमें देखना होगा कि सर्वे में क्या चीज़ निकल के आती है और फिर आगे कोर्ट इस पे क्या आदेश देता है। मोहनी शरण बिहारी महामंडलेश्वर जी ने भी कहा कि हम लोग जो है अब श्री कृष्ण जी का भव्य मंदिर यहाँ पे बनवाएंगे। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। हापुड़ में बीजेपी के मंडल महामंत्री ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शक्ति ठाकुर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां बीजेपी नेता ने अपने भाई पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। आपको बता दें, बीजेपी के मंडल महामंत्री जुगल किशोर शर्मा ने अपने सगे छोटे भाई सोमिंदर पर गोलियां चलाई हैं। मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि बीजेपी नेता ने ताबड़तोड़ अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने भाई को छलनी कर दिया। वहीं गंभीर हालत में भाई को उपचार के लिए हापुड़ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, बीजेपी के मंडल महामंत्री जुगल किशोर का अपने छोटे भाई से बिजली के बिल को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद छोटे भाई ने बिजली का कनेक्शन अपने बीजेपी नेता भाई के घर का काट दिया था। उसके बाद गुस्साए बीजेपी नेता ने अपने छोटे भाई पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से इस घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल गंभीर हालत में छोटे भाई को उपचार के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं हापुड़ एसपी रामकुमार अग्रवाल ने बताया है कि पुलिस की 3 टीमें आरोपी बीजेपी नेता की तलाश के लिए लगा दी गई हैं और शीघ्र ही आरोपी बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस जल्दी मुकदमा कायम करने की भी बात कह रही है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया है, क्या कुछ कहा है, बता रहे हैं संवाददाता सनी गोस्वामी। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रिजवी ने बड़ा एक हमला किया है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जब राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आया था, राम मंदिर बनने का निर्णय आया था, उसके बाद में राम मंदिर पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। सालों के निर्माण के बाद में राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। वहीं सरकार ने जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी, तो उसके बाद अभी भी मस्जिद जो फैजाबाद के ज़िले के पास में मस्जिद का निर्माण होना था, अभी तक मस्जिद वैसी की वैसी है, वो जगह वैसी की वैसी है, वहाँ पर मस्जिद की कोई एक ईंट नहीं रखी गई है। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मुस्लिम समुदाय का कि अभी तक 22 जनवरी को जो सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री से लेकर देश के बड़े नेता और सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे, जो इनॉग्रेशन हो रहा है राम मंदिर का, लेकिन उसके बाद भी अभी जो मस्जिद को जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई है, उसके बाद में अभी मस्जिद की तरफ से कोई एक ईंट नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा है कि जो मस्जिद की ईंट लगाने की बात हुई थी वो ये हुई थी, जो कावा के इमाम है उनके बारे में बताया गया था कि रमज़ान में आने वाले जो रमज़ान है उसमें वो वहाँ पे इनॉग्रेशन करेंगे, एक ईंट लगाना शुरू करेंगे, उसके बाद में मस्जिद का निर्माण होगा। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर इमाम की जगह, अगर कावा के इमाम की जगह अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर ये मस्जिद का निर्माण करवाते, जो पहली ईंट लगवाते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को जब वो अयोध्या होंगे, राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा होगा, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि सीधी कि जैसे ही वो वहाँ पे मंदिर पर होंगे तो वहीं पे उनको बुला के वहाँ पे मस्जिद के लिए निर्माण के लिए कहा जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। इमाम की जगह अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। यही उनका सीधा आरोप है कि अभी तक देखिए पूरी तरह से भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक मस्जिद की कोई भी एक ईंट नहीं लगी है, जो बहुत निराशाजनक है। इंडिया वॉइस। दिल्ली के सफाई कर्मचारी दयनीय स्थिति में रहने को मजबूर हैं, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार। महामारी के दौरान दिल्ली में जिन सफाई कर्मचारियों ने कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाई, आज वही कोरोना वॉरियर्स कहीं ना कहीं सरकारी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन सफाई कर्मचारियों की जो एमसीडी के अंदर दिल्ली में सफाई करने का काम तो करते हैं, लेकिन उनके घर ही सुरक्षित नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 1 स्थित एमसीडी कॉलोनी में, जहाँ पर अगर मैं यहाँ की इमारतों की बात करूँ तो एकदम जर्जर हालत बन चुकी है। तस्वीरें ये साफ तौर पर बयां करने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से यहाँ के लोग ना केवल जर्जर हालत में रहते हैं बल्कि खौफजदा भी हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि कभी भी यहाँ पर रख रखाव की कमी से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आए दिन यहाँ पर जो सीमेंट है वो नीचे गिरता रहता है, जिसकी वजह से लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर होते हैं। हर पल लोगों के अंदर यही खौफ बना होता है कि कब कौन सा यहाँ पर हादसा हो जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस कॉलोनी की, तो यहाँ पर साफ़ सफाई व्यवस्था भी काफ़ी हद तक दुरुस्त नज़र आती है, जिसको लेकर के इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने कई बार शिकायतें तो की है, लेकिन सिवाय आश्वासन के इनको आज तक कुछ नहीं मिला। आपको बता दें कि ये एमसीडी कॉलोनी है और इस कॉलोनी में एमसीडी के वो कर्मचारी रहते हैं जो दिल्ली की सड़कों पर साफ सफाई की व्यवस्था को संभालने का काम करते हैं, दिल्ली को चमकाने का काम करते हैं। लेकिन यही कर्मचारी किस हालात में यहाँ पर जीने को मजबूर हैं, ये तस्वीर इसकी बानगी साफ तौर पर दिखा रही है। अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग किस दुर्दशा में जीने को मजबूर हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस बाबत इन्होंने कई बार शासन और प्रशासन को शिकायत तो की है, लेकिन अभी तक इनकी शिकायतों का पर कोई समाधान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि आखिर कब तक शासन और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित होता है और शासन और प्रशासन इस समस्या का समाधान करने की दिशा में काम करते हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। हरिद्वार में शत्रु संपत्ति पर 28 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास चौहान। संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का मामला एक बार फिर सामने आया है, जब 2004 का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें अगर हम बात करें हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र, जो जलापुर का कोतवाली क्षेत्र है, वहाँ पर ईदगाह रोड पर जितनी भी शत्रु संपत्तियाँ थी उनको कहीं ना कहीं खुर्द-बुर्द करने का ये मामला यहाँ पर सामने आया है। ईदगाह रोड पर ये पूरी ज़मीन यहाँ पर थी, जिसमें जो कुछ लोग बंटवारे के दौरान पाकिस्तान या किसी अन्य जो देश है वहाँ पर चले गए थे, जिसके बाद ये शत्रु संपत्तियों को अब 2004 में अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ लोगों को ने इसको खुर्द-बुर्द करने का प्रयास यहाँ पर किया है, जिसके खिलाफ यहाँ पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की गई थी। जिसके बाद अब विजिलेंस की टीम ने एक पीसीएस अधिकारी सहित 28 लोगों पर यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि इस मुकदमे के बाद क्या कौन नाम सामने आते हैं ये देखने वाली बात होगी। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। कांकेर में नक्सलियों की साजिश के शिकार बने गाजीपुर के हेड कांस्टेबल। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशील तिवारी। जिले के अखिलेश राय हुए शहीद। सिरपुर खुर्द के रहने वाले, बीएसएफ में वो कार्यरत थे। छत्तीसगढ़ के कांकुर में उनकी पोस्टिंग थी और जब बीएसएफ की एक टुकड़ी जब गश्त कर रही थी, उसी समय नक्सलियों ने माइंस बिछाई थी। माइंस के विस्फोट हो जाने के कारण अखिलेश राय जी वीरगति को प्राप्त हुए। जब समाचार मिला परिवार वालों को तो रो रो कर बुरा हाल था और लाखों लोग इकट्ठा हुए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। गाजीपुर जिले के डीएम एसपी के साथ आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने परिवार वालों के प्रति संवेदना जाहिर की। आरिका अखौरी डीएम गाजीपुर ने कहा कि परिवार वालों को 50 लाख रुपए, एक व्यक्ति को नौकरी और गाजीपुर जिले में उनके नाम पर एक सड़क का होगा निर्माण। लोग यही गांव के बता रहे थे कि बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी अखिलेश जी में और उनका ये सपना था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सेना में भर्ती होऊंगा। यह सब में उनकी पोस्टिंग थी छत्तीसगढ़ की कांकुर में और वह निधन हो गए। सिरपुर खुद वही गांव है जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी जहां के लोगों ने देशभक्ति के कैसे मिसाल पेश की कि जहां से लोग हंसते हंसते उन्होंने अपने प्राणों को बलिदान किया। सिरपुर खुर्द के रहने वाले अखिलेश राय जी पर आज पूरा जिला गुमान कर रहा था, लेकिन सबकी आंखें नम थीं। उन्होंने अपने पीछे 3 बेटियां और एक बेटे को छोड़कर वो चले गए। पत्नी रो रही थी, लेकिन लोग यही कह रहे थे कि यह सपना, जो लोगों का यही कहना था कि देशभक्ति के प्रति कैसा जुनून था उनके ऊपर कि वह यही कहते थे जब वह बड़े हो गए तब वह दौड़ते थे और उनका यही सपना था। घर वाले बता रहे थे कि मुझको सेना में जाना है, भारत माता की रक्षा करनी है। आज उनको नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। लोगों का यही कहना था कि वह हुए हैं वीरगति को प्राप्त और वह हमारे बीच
सदा रहेंगे। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। रायबरेली एम्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली एम्स में तैनात सुरक्षा गार्डों के द्वारा दबंगई करने का एक एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया वॉइस के हाथ लगा है। बता दें कि जिस तरह से आने जाने वाले तीमारदार और मरीज है उनको ले जाने वाले ई रिक्शा चालकों के साथ ये जो सुरक्षा गार्ड है उनके द्वारा अभद्रता करने का वीडियो हाथ लगा है। जिस तरह से ई रिक्शा चालकों को लाठी डंडे के दम पर जो सुरक्षा गार्ड हैं उनके द्वारा मारा पीटा जा रहा है और इस मारपीट में रिक्शा चालक ही नहीं एक तीमारदार भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में एम्स प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है और एम्स प्रशासन की किरकिरी भी होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से रायबरेली स्थित मुंशीगंज में एम्स है, एम्स में आने जाने के लिए जो ई रिक्शा है उसी पर सवार होकर तीमारदार और जो मरीज हैं वो आते जाते हैं। तो ऐसे में जो सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं कहीं ना कहीं वो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन मथुरा के भूतेश्वर इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक। के भूतेश्वर पर उस समय सुबह अफरा तफरी मच गई जब गोलियों की तड़तड़ाहट से भूतेश्वर चौकी कृष्णानगर क्षेत्र गूंज उठा और तमाम लोग जो है सहम गए। क्षेत्रीय निवासियों में एकदम डर का माहौल पैदा हो गया। मथुरा में अज्ञात लोगों ने भूतेश्वर क्षेत्र में जो कोतवाली का क्षेत्र है, थाना कोतवाली लगता है, वहाँ पर अचानक जो है गोलियां चला दी और कुछ अज्ञात लोग थे जिन्होंने आकर गोलियां चला दी और गोलियों से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लेकिन पुलिस जो है जब तक आई है तब तक वो लोग भाग चुके थे। अब पुलिस जो है इस पर पता लगाने का काम कर रही है, इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है, इस पर जांच शुरू हो गई है पुलिस की और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की टीम लग गई है उन लोगों को खोजने के लिए जो गोलियों की जिन्होंने सुबह के टाइम तड़तड़ाहट आकर शुरू कर दी थी। कई मकानों में शीशों में गोलियां भी लगी हैं। देखते हैं कि अब ये कौन अपराधी हैं, ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने गोली चलाई थी। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। धीरज साहू ने आईटी रेड को लेकर अपना पल्ला झाड़ा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। विभाग द्वारा रेड पड़े हुए 353 करोड़ के बारे में आज पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पहली बार ये बताया है कि ये जो 353 करोड़ उनके घर से बरामद किए गए थे वो सारे उनके फॉर्म के पैसे हैं। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि ये सारे पैसे का राजनीतिक दल से यानी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि ये सारे फॉर्म से जो पैसे निकाले गए हैं वो सारे शराब फॉर्म से निकाले गए हैं। राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने कहा कि आज जो हो रहा है उसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं स्वीकार कर सकता हूं कि जो पैसा बरामद किया गया है वो मेरी ही फर्म का है। जो नकदी बरामद की गई है वो मेरी शराब फर्मों से संबंधित है। उन्होंने ये भी कहा कि शराब की बिक्री से जुड़ी हुई इस पैसे का कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है। धीरज साहू ने आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए ये भी कहा कि ये सारा पैसा सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरे परिवार और अन्य संबंधित फर्मों का भी है। अब आयकर ने छापा मारा है तो मुझे अब हर चीज का हिसाब देना ही होगा। हमीरपुर में प्रेमिका ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता कमलेश कुमार। सदर कोतवाली में उस समय दहशत का माहौल आ गया जब एक युवती अपने प्रेमी के घर पहुंचती है और वहां पर वो हंगामा काटती है। इसके बाद हंगामा काटने के बाद वो उसका अफेयर 3 साल से चल रहा था और जब युवक ने शादी से इनकार किया तो प्रेमिका उसके दरवाजे पहुंच जाती है और इसके बाद वो जहरीला पदार्थ खा लेती है कुछ और जो उसका हाथ होता है उस पर ब्लेड मार लेती है। इसके बाद जैसे ही उनके परिजनों को पता लगता है तो उनके भाई आते हैं और उस युवती को सदर अस्पताल ले जाते हैं और युवती का उपचार चल रहा है। और इसके बाद जब डॉक्टरों से बात करनी चाहिए तो डॉक्टरों ने उस युवती को कानपुर हाईलाइट के लिए रिफर कर दिया और पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच कर रही है। जांच करने के बाद ही पता चलेगा क्या कार्रवाई करती है पुलिस। इंडिया वॉइस से रूपेश गुप्ता, हमीरपुर। हरदोई में सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर की काली करतूत सामने आई है, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता आनंद त्रिवेदी।
वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि जो वहाँ पे एक सुराग बना हुआ है, वहाँ से बच्चे चिल्ला रहे हैं कि हाय हमें बचा लो, हाय हमें बचा लो। आपको बता दें पूरा मामला करौली का है, जहाँ पर कुछ बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय के थे वो शौच के लिए गए थे वहाँ पर, तो उन तीनों बच्चों को शौचालय में वहाँ के केयर टेकर ने बंद कर दिया है। हालांकि जब बच्चे वहाँ पर चिल्लाते रहे लेकिन केयर टेकर ने एक न सुनी और अपनी क्रूरता दिखाई, वहाँ पर उन बच्चों को उसी शौचालय में बंद कर दिया है। लगभग 3 घंटे तक वो बच्चे वहाँ बंद रहे। जब वहाँ पे लोग पहुँचे तब उन बच्चों को बाहर निकाला गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बच्चा स्वयं बता रहा है कि वो कह रहा है कि हम पैर भी छू रहे हैं आपके, आप हमें छोड़ दीजिए, हमें बाहर निकाल लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सामुदायिक शौचालय का जो केयर टेकर है, इसकी लापरवाही सामने नज़र आई है और इसकी कुछ भी कह सकते हैं इसके लिए, इसकी क्रूरता के लिए। लेकिन अभी आपको बता दें इसकी कार्रवाई पुलिस जांच कर रही है पूरे मामले पर। हालांकि यहाँ सीओ यातायात ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है और इस पर मुकदमा लिखकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। अलीगढ़ में इनामी भगोड़ा दरोगा हुआ गिरफ्तार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। 1000 रुपयों का इनामी भगोड़ा दरोगा आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीती 8 दिसंबर को थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में एक लापरवाह दरोगा की सरकारी पिस्टल से गोली लगने के बाद एक महिला जो कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने आई थी वह गंभीर रूप से घायल हुई थी। महिला के सिर में गोली लगी थी, तो वहीं महिला ने जेएनएमसी में 6 दिन के बाद उपचार के बाद दम तोड़ दिया। घटना के बाद से ही पुलिस ने आरोपी दरोगा जो कि फरार था उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई थी। इधर आज पुलिस के द्वारा आरोपी दरोगा को बताया जाता है थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सारसौल से थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर भगोड़ा दरोगा को गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस के द्वारा न्यायालय में पेश कर दिया है। तो वहीं एसएसपी कलानिधि नथानी के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि पहले ही एक मुंशी जिसके द्वारा दरोगा को रिवॉल्वर दी थी उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि आज दरोगा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा पूरे मामले में जांच पड़ताल कर गहनता से कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं एसएसपी का साफ तौर पर कहना है कि वह इस दुख की गली में और पूरा पुलिस परिवार आज भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। निष्पक्ष जांच कर आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई के बाद उसको सज़ा दिलाई जाएगी। उसी के बाद आज दरोगा को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय में पेश किया गया है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। रायबरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली जिले में आए दिन रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और आए दिन इससे बड़ी दुर्घटनाएं होती हुई नजर आ रही हैं। एक ताजा मामला रायबरेली जिले का आया है, जहां एक निजी स्कूल बस के द्वारा तेज रफ्तार होने के कारण एक सड़क पर जा रही छात्रा को जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि टक्कर इतनी तेज थी कि छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा छात्रा को आनन फानन नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर उसे डॉक्टरों के द्वारा जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बता दें कि ये पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के मदापुर गांव के समीप हुआ है। जिस तरह से एक निजी प्राइवेट स्कूल बस के द्वारा ये टक्कर हुई है, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा तेज रफ्तार का कारण बताया जा रहा है। जो रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र स्थित निमशा कॉन्वेंट स्कूल है, उसी स्कूल की बस के द्वारा ये तेज रफ्तार का हादसा हुआ है और हादसा इतना तेज था कि बच्ची अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कल से ही सड़क सुरक्षा सप्ताह का कार्यक्रम का दूसरा पखवाड़ा शुरू हुआ है और इसी विद्यालय में कल बड़े बड़े अधिकारी, चाहे ट्रैफिक विभाग के हों, चाहे स्थानीय प्रशासन हो या आरटीओ विभाग के हों, तो ऐसे में उनके द्वारा वहां मौजूद होकर कार्यक्रम को कराया गया था। और इसी के साथ फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।